हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज वैल्यू ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई करवाया, आज वैल्यू ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने क्या बताया था? प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड, जो डेस्टिनेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अनरजिस्टर्ड पर्सन में सर्विस के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस है वो, या तो फिर जिसने गुड्स सप्लाई किया है वो, जो सर्विस दे रहा है वो। बराबर है? ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में वाइंड अप कर दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब जो भी आपने गुड्स सप्लाई किया है उसका कीमत कितना है। तो सर इसमें क्या सोचने का है? 10,000 का सामान बेचा तो 10,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। तो जरूरी नहीं है। कुछ गुड्स जब आप सप्लाई करते हो तो वो एग्जम्प्ट होता है। अब जब वो एग्जम्प्ट है तो उस पर तो टैक्स नहीं आएगा। तो ऐसे डीलर्स क्या करते कि भाई टैक्सेबल गुड्स में भी डील करते, नॉन टैक्सेबल गुड्स में भी डील करते। तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई बदल जाएगा। वो तो ऐसा बोलेगा मैं पूरे दिन के अंदर मैंने 10,000 का सेल किया है, लेकिन उसमें से 2,000 नॉन टैक्सेबल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? 8,000। अरे बात समझा? इसलिए टॉपिक कर रहे हैं, नहीं तो ये टॉपिक का कोई वजूद ही नहीं है। इतना अपने को माने भाई सबको तो ऐड करना ही है, टोटल निकालना है, उसके बाद जीएसटी निकालना इस वैल्यू ऑफ सप्लाई। बात समझा? पक्का? तो आज छोटे मोटे सम्स मनन प्रकाशन बुक में से ले लेता हूँ, और कल अगर लेक्चर होगा तो टैक्स का, तो उसके अंदर अपन सेत पब्लिकेशन का भी ले लेंगे। नहीं है मेरे पास सेत पब्लिकेशन भी, आप शायद वहीं से उठा के लेके आ लगता है। आपका है? आपकी बुक में से भी करवा दूंगा। खुश? ठीक है क्या? तो आज मनन प्रकाशन से कर लेता हूँ, और कल के लेक्चर से अपन सेत पब्लिकेशन से भी कर लेंगे, क्योंकि सेत पब्लिकेशन में अलग से लेसन स्पेसिफाई नहीं है। उधर सिर्फ एक लेसन जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, और उसी के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई सब इंक्लूड कर दिया। और मनन प्रकाशन में अलग अलग लेसन का नाम दिया है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते। कुछ चार्ट आपको दिख रहा है सर, बाहर करने का नहीं, बाहर नहीं करना है, खाली थोड़ा सा समझो, बाकी अपन डायरेक्टली आंसर पे आ जाएंगे। क्योंकि मेरे को मालूम है तुम्हारे लिए थियोरी इज लाइक सर नींद आता है। नहीं, देखते हैं क्या। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2007। अगर मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या सिर्फ प्राइस ही मेरा सोल कंसिडरेशन है, मतलब जो कीमत है क्या वो ही मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई है, या उसके साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है? तो वही चीज हम पढ़ने वाले। क्या सिर्फ प्राइस ही है? यस। या कुछ और भी है? नो। नो मतलब सिर्फ प्राइस नहीं, इससे और भी कुछ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? और सिर्फ प्राइस ही है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? समझा? तो क्या सिर्फ प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है? यस। नो। इफ नो तो फिर क्या क्या चीजें और कैसे? नहीं, याद नहीं करेंगे, मैं अभी बोल दिया याद नहीं करेंगे। इफ सिर्फ प्राइस ही अगर सोल कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई का नहीं है, तो फिर क्या क्या चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है उसके बारे में हम समझेंगे। और सिर्फ प्राइस ही अगर सोल कंसिडरेशन है, यस, तो क्या वो सप्लायर और रेसिपिएंट से रिलेट कर रहा है या नहीं रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है मतलब वापस से यही आ गया, क्योंकि सिर्फ प्राइस नहीं है और भी कुछ है, और भी कुछ है मतलब वो यही है, और सिर्फ प्राइस ही है, यस, तो ये सारे पॉइंट्स। अब ये पॉइंट याद करने बैठोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई भूल जाओगे। इससे छोटी सी और सिंपल सी बात बता रहा हूं, उसने सिंपल बोला है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। इधर ही समझ जाने का। एग्जाम्पल लिया कि भाई दिनेश ने बोला सर क्लास का फीस भरने का है, मैं ना भर दे, लेकिन सर एक काम करो 5,000 कैश ले लो और 5,000 का मिठाई भिजवा रहा हूं, कम आएगा सर? तो यहां पे क्या हुआ, पूरा का पूरा पैसा नहीं था, साथ ही साथ कुछ तो उसके साथ अटैच किया। बात समझ में आ गया? क्लियर है?
तो उसी को कहते हैं कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। नो, सिर्फ प्राइस नहीं, उसके साथ कुछ तो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे वही बोला, अकॉर्डिंग टू रूल 27, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर कंसिडरेशन इज नॉट ओनली मनी, सिर्फ पैसा ही नहीं है तो क्या है, open market value of sub supply if not sum total of consideration equal to money if such amount is known at the time of supply। मतलब जितना मुझे अगर उसका पूरा कीमत मालूम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको सप्लाई 10,000 का दिया है, 10,000 में कैश कितना दिया उसने 5, कंसिडरेशन कितना दिया 5, तो दोनों मिला के टोटल कितना ले लूंगा 10, तो दैट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो उसने ये पहला पॉइंट बोला है, सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन equal to money if such amount is known at the time of supply, if not the value of supply of like kind and quality। मतलब अगर मुझे उसका कीमत ही नहीं मालूम है, फॉर एग्जाम्पल उसने मिठाई दे दिया है और बोला कि 5,000 का है, लेकिन बाद में मार्केट में मालूम पड़ा सर ये तो 2,000 का ही था, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 10,000 होगा क्या, नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, 5 और 2 7,000 ही होगा। समझ में आया क्या? अगर कीमत मालूम है तो अपन बोलेंगे हाँ 5,000 का तो उसने गिफ्ट दे दिया और 5,000 उसने क्या किया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ये। इफ द प्राइस इज नॉट नोन, तो उसका मार्केट में क्या भाव चल रहा है उस क्वांटिटी का, उसके हिसाब से हम उसका वैल्यू करेंगे एंड देन दैट अमाउंट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस टॉपिक में करना क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड करना है। समझ में आया? प्राइस दिया तो अपने को समझ में आ रहा है इतना प्राइस है मतलब इतना वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेकिन अगर प्राइस नहीं दिया है तो ऐसा निकाल सकते हैं। तीसरा केस, भाई मार्केट से उसका वैल्यू ही नहीं मालूम पड़ रहा है, कीमत ही नहीं मालूम पड़ रहा है, तो हम कितना वैल्यू करेंगे, बेस्ड ऑन द कॉस्ट एज पर रूल 30, 27, 28, 29, 30। तो रूल 30 क्या बोलता है, अगर आपको उसका कीमत नहीं मालूम है, उस कंसिडरेशन का कीमत नहीं मालूम है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन 110% ऑफ द कॉस्ट। मतलब इस सिचुएशन में हम उसका कॉस्ट क्या लगाएंगे, जो भी उसका कॉस्ट था उसका 110% वैल्यू करो और वो वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करो। दिमाग में बैठा क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब उसने मिठाई का डब्बा तो दिया, मैं हर शॉप में गया, भाई इसका कीमत नहीं, ये पहली बार देखा है मिठाई, इसका कीमत मालूम नहीं, बोला यार स्पेशल मिठाई, सर कुछ भी है लेकिन इसका कीमत नहीं मालूम है। तो मैंने बोला नॉर्मली इसका कीमत कितना हो सकता है, तो बोला सर 100 रुपया के आसपास हो सकता है। अच्छा 100 हो सकता है, मार्केट में इसका कॉस्ट मालूम है, तो मैं 100 नहीं लिखूंगा, कितना परसेंट लिखूंगा, 110%, तो उसका कीमत कितना लगाऊंगा 110। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ रूल क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंट यही था। क्लियर हुआ? तो रूल 27 में उसने बोला है कि जो भी उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो अगर उसका कंसिडरेशन का वैल्यू मालूम है तो कंसिडरेशन ऐड करो, कंसिडरेशन वैल्यू नहीं मालूम है तो मार्केट से उसका वैल्यू निकालो, या तो फिर रूल नंबर 30 अप्लाई। समझा? हाँ। रूल नंबर 28 कह रहा है, 27 का 28 कह रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। मतलब अगर हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन है ठीक है, अपने को मालूम है, लेकिन कोई अगर तीसरा बंदा आ जाता है हमारे बीच में, तो ऐसे सिचुएशन हम तीसरे बंदे को पूछेंगे भाई तूने कितने का सर्विस दिया है, चल तेरा अमाउंट बता, इसका अमाउंट नहीं, हम दोनों दो के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में जो थर्ड पर्सन है जो भी वैल्यू लगाया रहेगा उसको हम ऐड करके क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन दो एन एजेंट, एजेंट को छोड़िए उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन है, तो हम क्या करेंगे, रूल 27 अप्लाई करेंगे, और रूल 27 जो है वो ये। समझा? रूल 27 का ए बी एंड डी, मतलब ए बी एंड डी, सी वाला एप्लीकेबल उसके लिए नहीं है। समझा ये? यस, तो दिमाग में गया। रूल 29, वैल्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और रिसीव थ्रू एन एजेंट, अगर एजेंट आए तो इसके लिए रूल नंबर क्या दिया है, ए एंड डी, ए एंड डी। एजेंट के थ्रू है तो कौन सा है, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, या तो फिर बेस्ड ऑन 110% ऑफ द वैल्यू। ये पूरे टॉपिक का निचोड़ है, ये पूरा इस लेक्चर के अंदर की पूरा जो कंसेप्ट, पूरा लेसन जो है वो पूरा लेसन का ही इंपॉर्टेंस समरी है, ये समझ लो लेसन कंप्लीट होता है, ठीक है, इसलिए वो समरी जैसे ही बना के रखा है मैंने। क्लियर हुआ? आगे
रूल 30 अभी आपको बता दिया मैंने। 31 कहता है रेसिडुअल मेथड दैट इज रीजनेबल वैल्यू फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विसेज। और वो रेसिडुअल मतलब क्या उसने बोला है, रीजनेबल वैल्यू। कुछ प्रॉपर्टीज का वैल्यू लगाया नहीं जा रहा है तो उसका RLV रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, कहीं पे ये वर्ड सुना है आपने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्ट टैक्स के अंदर, उसका रेसिडुअल वैल्यू या तो रीजनेबल वैल्यू लगा दो, 110% नहीं, रेसिडुअल वैल्यू उस प्रॉपर्टी का लगा और उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट कर। तो ये सब केसेस में नहीं होगा, प्रॉपर्टी के केस में होगा। एंड द लास्ट रूल 35, 31 के बाद 35, इफ वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर ये नहीं भी बोला रहता तो भी अपने को मालूम है जो भी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है मतलब उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, तो अपने को जीएसटी को अलग करना है। मतलब वो उतना परसेंट हो गया तो उसका 100% वैल्यू कितना विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझा या बाउंसर? This was if price is not the only consideration. If price is only the consideration, टेंशन लेने का नहीं है। कितने का वैल्यू है वो लिख लो, ऐड करो जो भी टैक्सेस ड्यूटीज फीस वगैरह जो भी है सब उसके अंदर ऐड करो। सप्लाई मेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, कमीशन, ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड करना है, टोटल वैल्यू निकालना है और उसके ऊपर क्या क्या निकालना है। और इधर माइनस क्या, इंक्लूडेड इन द अबाउ सेक्शन 15(3) डिस्काउंट अगर कुछ है तो माइनस कर दो और जो बच गया वो मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। खाली मनी है तो जितना भी ये सब चीजों को ऐड करो, फिर डिस्काउंट वगैरह है माइनस करो, जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है ये चीज? इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट था, ये तो बेसिक आप कर ही दो। डन है? सम की तरफ बढ़े फिर, चलिए देखते हैं सम क्या दिया। मिस्टर भानु मेक्स सप्लाई ऑफ, अच्छा थोड़ा इधर, 2 लाख रुपए का सप्लाई किया है टू मिस्टर रेनू, मिस रेनू रहेगा जो भी है। द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट रेनू विल पे 50,000 टू भानु एंड 1,50,000 टू विनु टू सेटल द डेप्थ ऑफ भानु। फाइंड ट्रांजैक्शन वैल्यू and GST liability in the hands of Mr. Bhanu. Applicable rate of CGST, SGST is 9%. Anyone जिसको ये क्वेश्चन समझा है अच्छे से एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन समझो, आंसर खुद दोगे, मेरे को नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। भानु ने सप्लाई किया, मेक्स अ सप्लाई ऑफ 2 lakhs टू रेनू, मतलब उसे सर्विस प्रोवाइड किया रहेगा 2 लाख रुपए का, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, बराबर है। अब वो 2 लाख भानु को मिलने वाला था, उसने सर्विस किसको दिया है, रेनू को दिया है। अब रेनू ने क्या किया, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडर रेनू ने पे किया 50,000 भानु को दिया, बराबर है, और 1.5 लाख उसने ना वीनू को दिया, तो भानु नहीं बोला रहेगा वीनू को देने के लिए, बट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, 2 लाख रुपए। उसने वीनू को देने बोला, उसने किसी को देने बोला, भाई तूने मुझे सर्विस दिया कितने का, 2 लाख का, तो मेरे से कितना पैसा लेगा, 2 लाख रुपए लेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो भाई उसने इससे 50 लिया, इससे 1.5 लिया, मतलब टोटल वैल्यू कितना हो गया ट्रांजैक्शन का, 2 लाख ही हुआ ना, तो ये 2 लाख का सर्विस दिया, 2 लाख हो गया। अब ये 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी, 9% ईच, तो 2 लाख का 9% CGST, 2 लाख का 9% SGST, 18,000 18,000 जीएसटी बोला था फाइंड करने, अगर जीएसटी नहीं बोला रहता तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना, 2 लाख। सम कंप्लीट हो गया, सम समझा? दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। कमलेश, टिंग 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 टिंग, वेरी गुड। नोट, पेमेंट टू द थर्ड पार्टी इन मनी इज ऑल्सो मॉनिटरी कंसिडरेशन। हाँ वो तो अपने समझ में आ ही गया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। एडमिशन टू ट्रू थिएटर इज, ध्यान से, सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो इजी हो जाएगा। एडमिशन टू ट्रू थिएटर इज ₹90 पर टिकट फॉर मराठी मूवी। मराठी मूवी देखने जा रहे हो थिएटर में, 90 रुपए एक टिकट का है। एज वेल एज फॉर हिंदी मूवी, मतलब हिंदी मूवी के लिए भी 90 रुपया है, मतलब थिएटर का टिकट का प्राइस 90 रुपया है। प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स ₹10% ऑन मराठी मूवी एंड 20% ऑन अदर लैंग्वेज, मतलब 90 रुपए का टिकट है, हमको टैक्स 10% और 20% देना पड़ेगा। 10% मराठी मूवी देखने के लिए और 20% कोई भी लैंग्वेज का मूवी, अभी हिंदी है तो भी 20% लगेगा, इंग्लिश है तो भी 20% लगेगा, तेलुगु है तो भी 20% लगेगा, बराबर है। अदर लैंग्वेज, इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर के महीने में 2 थिएटर सोल्ड 2000 टिकट ऑफ मराठी मूवी एंड 1500 टिकट ऑफ हिंदी मूवी।
फाइंड वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 18% फॉर मराठी मूवी, 28% फॉर हिंदी मूवी. सर आपको कैसे समझो मराठी का इतना, पहला मराठी मूवी है दूसरा हिंदी है, तो पहला जीएसटी मराठी के लिए होगा, दूसरा जीएसटी हिंदी के लिए. बैठ गया दिमाग में? समझा? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? एक मिनट, क्या बोली, बोलो वापस. क्या? 90 को मराठी मूवी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 10% टैक्स ऐड करेंगे. वेरी गुड. जीएसटी. क्या बात है, समझ में आ गया. मतलब वेरी सिंपल. 90 रुपए का टिकट है, मराठी मूवी टिकट कितना गया? 2000 इंटू 90 करोगे 1,80,000. 9 2 18, 1,80,000 आएगा. 1,80,000 आएगा ना, 450 ये बराबर है. 1,80,000 हो गया. 1,80,000 पे टैक्स कितना आएगा? 10%, 18,000. तो 1,98,000 हो गया. 1,98,000 पे जीएसटी कितना परसेंट है? 18%. तो 18% जीएसटी टोटल है. 9% बाइफरकेट होगा. इसके पहले 9% ईच बोला था, यहाँ पे 18 है. तो हमेशा याद रखो जो भी जीएसटी का रेट होता है वो दो भाग में बढ़ता है, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी. तो 1,98,000 का 9%, 9%. अरे समझा? चलिए वैसे ही सेम आप इधर भी कर सकते हो. यहाँ पे मैंने वर्किंग बना के रखा है. पहला वर्किंग बनाओ रेट पर टिकट का, आप डायरेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में ऐसा वर्किंग है इसलिए बनाया. एक टिकट का मराठी का रेट कितना है, हिंदी का कितना है, टैक्स कितना चार्ज हो रहा है, इस पे 10 और इस पे 20. इसका 10 मतलब 9 रुपया, इसका 20 मतलब 18 रुपया. बराबर है? हाँ या नहीं? 90 और 9 99 रुपीज एक टिकट का इधर पड़ेगा, और इधर कितना पड़ेगा? 108. बराबर? अरे हाँ. जीएसटी रेट इसके लिए कितना है? 18%, और इसके लिए कितना है? 28%. चलो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं. तो मराठी मूवी कितने में बिकेगा टैक्स के साथ? एक टिकट. टोटल टिकट कितना बिका है? 2000. तो 99 इंटू 2000 कितना हो गया? 1,98,000. अदर वे आपने कैसा किया था? 2000 इंटू 90 प्लस जीएसटी. वही सेम कैलकुलेशन, कुछ अलग नहीं है. ये समझा? हिंदी मूवी का कितना? तो हिंदी मूवी बिकता है 1500. तो 1500 इंटू 108 किया, कितना आ गया? 1,62,000. अब 1,98,000 का 9%, 9%, 1,62,000 का 14 और 14, 14 14 कैसे? 28 है ना, आधा आधा. समझ में आया? तो 1,98,000 का जीएसटी निकालो, कितना परसेंट? 9%. 17,820, 17,820 सेम ही रहेगा ना, अलग अलग दो बार क्यों निकालेंगे? ठीक है. 1,62,000 का 14%, 14%, 22,680. तो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, और जीएसटी पूछा है तो हम इसके अंदर वो जीएसटी को क्या करेंगे? ऐड. समझा? ऐसा प्रेजेंटेशन करना ऐसा जरूरी नहीं है. आपके दिमाग में जो आया कैलकुलेशन, पहले मराठी मूवी भाई 90 इंटू 2000, 1,98,000 ले लिया, सॉरी 1,80,000 ले लिया, एड 10% जीएसटी 18,000, 1,98,000 एड जीएसटी इसके साथ किया तो भी चलेगा. मराठी का एक कॉलम, हिंदी का एक कॉलम, तो भी चलेगा. इंपॉर्टेंट वो है कि आपको समझ में आना चाहिए. समझा ये? अरे हाँ, समझ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं. राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर लक्ष्मण फॉर ₹50,000. कितने का गुड्स बेचा है? As per the contract of the sale, Ram is required to deliver the goods in the premises of Lakshman. Mr. Ram hires a transporter for transportation for the delivery of goods. However, the freight paid by Mr. Lakshman to transporter is 2,500. Find the transaction value of supply of goods. Transaction value of supply of goods कितना? मतलब कितने का वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने का है? कोई जीएसटी वीएसटी कैलकुलेट नहीं करना. पक्का? क्वेश्चन रीड किया? क्वेश्चन रीड किया, आंसर रीड कर लिया, यही तुम्हारा तकलीफ है. राम ने गुड्स कितने का बेचा? 50 का. किसको बेचा? लक्ष्मण को. लक्ष्मण ने बोला मुझे घर तक डिलीवरी चाहिए मुझे, तो राम ने ट्रांसपोर्टर हायर किया और डिलीवरी उधर करवा दिया. लेकिन लक्ष्मण ने उसके अंदर, लक्ष्मण ने पैसा दिया. However, the freight is paid by Lakshman to the transporter 2,500. अगर ये चीज राम ने पे किया रहता या लक्ष्मण ने पे किया रहता, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था कि पूछा क्या गया है. अगर राम का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा रहता तो राम ने सिर्फ 50,000 का ही गुड सप्लाई किया है, 2,500 उससे थोड़ी किया है. लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है, इसलिए हमने 2,500 ऐड किया है.
लक्ष्मण के लिए 52,500 है, लेकिन राम के लिए 52,500 नहीं है, राम के लिए सिर्फ 50,000 है। ये बात मैं पूछ रहा था। चलो ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000, ट्रांसपोर्टेशन ऐड किया 2,500, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू फॉर गुड्स कितना हो जाएगा 52,500। क्लियर। चल, सस्ता एडवर्टाइजमेंट, सस्ता एडवर्टाइजमेंट सस्ता रहेगा। Advertisement conceptual and designed the advertising campaign for new product launched by Jio Private Limited for a consideration of 9 lakhs। एक एडवर्टाइजमेंट करवाया कैंपेन और वो कैंपेन का कितना पैसा लिया है लोग ने 9 लाख। This advertisement owes 10,000 रुपए to one of its vendor in relation to the advertisement service provided to Jio। पहले से उनका जियो के पास कितना पेंडिंग है 10,000। Sista advertisement owes 10,000 to one of its vendor in relation to the advertisement service provided by it to Jio Private Limited। अभी भी जियो को कितने का सर्विस दे रहा है वो 9 लाख का, और पहले से उनका कितने का ट्रांजैक्शन बाकी है 10,000 का बाकी है। Such liabilities of Sista advertisement was discharged by Jio Private Limited। Jio Private Limited delayed the payment of the consideration and thus paid 25,000 as interest। Determine the value of taxable supply made by Sista advertisement। 9 लाख का सर्विस प्रोवाइड किया, पहले से 10,000 बाकी है, फिर भी उसने पेमेंट नहीं किया है, डिले किया, तो हमने उसे 2,500 रुपए इंटरेस्ट भी चार्ज किया है। सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तीनों को ऐड करके आ जाएगा, क्योंकि जब अमाउंट मालूम होता है तो आपको अमाउंट कंसिडरेशन मालूम है, तो सारी चीजों को अपन क्या करेंगे ऐड करेंगे। कोई डिस्काउंट है तो खाली माइनस हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई पहले कितना था सर्विस का 9 लाख, आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितना था 10, बराबर है 15 टू अदर देन कंसिडरेशन वाला पॉइंट। अगर आपको मार्केट प्राइस मालूम है तो वो लिखते हो, याद है ना। उसके बाद हमने इंटरेस्ट चार्ज किया इन डिले पेमेंट 25,000 रुपए, देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया 9,35,000। अंडरस्टूड है टैक्स सिंपल, होप सो। लास्ट सम फॉर द डे देखो क्या दिया। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफ द कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाईज 18 लाख विच इंक्लूड द फॉलोइंग। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ है 18 लाख, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो दिया गया है। अब हो सकता है इसमें जो चीज इंक्लूड है वो आपको टैक्सेबल नहीं है, तो वो चीज समझना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है फ्रेट चार्जेस दिया है 65,000 इज पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, 20,000 कमीशन पेड टू एन एजेंट बाय एन रेसिपिएंट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द सप्लायर। चलो वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ कितना रहेगा। दिया है कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव पैकिंग दिया गया है, डिजाइन एंड ड्राइंग चार्जेस दिया है, प्री इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है। इन सबको ऐड करो कितना हो रहा है 1 लाख, 1,50,000, 1,75,000, 1,80,000, 2,20,000, 2,20,000। टोटल सप्लाई कितने का है 18 लाख रुपए का है। अब उसने बोला है क्या पहले लाइन पे, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 18 लाख विच इंक्लूड द फॉलोइंग। नहीं कि उसके अंदर है और उसके अलावा ये सारी चीजें। तो सबसे पहला वैल्यू ऑफ सप्लाई लिख लो कितने का है 18 लाख, मालूम है ना। अब ये 18 लाख में इंक्लूडेड है और ये सब टैक्सेबल है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग इंक्लूड होगा, प्रोटेक्टिव पैकिंग इंक्लूड होगा, डिजाइनिंग ड्राइंग का चार्जेस इंक्लूड है, प्री इंस्टॉलेशन कंसल्टिंग फीस ये सब आपको तो देना ही है। हाँ, उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रेट चार्जेस है, तो फ्रेट वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होता है कि नहीं होता, अभी आपने देखा था। यस, हम फ्रेट चार्जेस ऐड करेंगे, कितना है 20,000। उसके अलावा 20,000 कमीशन भी पे किया, एजेंट का कमीशन, थर्ड पर्सन भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आता है, बताया गया है। तो यहाँ पे कमीशन भी हम कितना ऐड करेंगे 60 से 20 + 65 85 हो गया, बराबर है। और कुछ है क्या, नहीं। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना 18,85,000। समझा सम, पक्का इजी है। तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।